हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती और आप लोगों का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। बानी जैसे ही ऊपर आती है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि सामने जिया एक पेड़ के पास बैठकर झपकी ले रही थी। बानी जिया को देखकर खुद से कहती है, इस मैडम का कुछ नहीं हो सकता, इसे तो बस मौका चाहिए नींद पूरी करने का। ज़रूर रात को देर से सोई होगी। कहते हुए बानी जिया की तरफ जाती है और उसके पास खड़े होकर उसके कंधे पर हाथ रखती है। जिया अचानक से चौंक जाती है। जैसे ही वो बानी को देखती है, बानी कहती है, चले। जिया हड़बड़ा कर खड़ी होती है और बानी के साथ अंदर आकर पूजा करती है। ये पूजा बानी के लिए ही थी, क्योंकि बानी को कल एक शो में सपोर्टिंग रोल के लिए सिलेक्ट किया गया था। जैसे ही जिया को ये गुड न्यूज़ मिली, जिया ने बानी को मंदिर चलने को कहा। दोनों ने साथ में पूजा की और पूजा करने के बाद दोनों मंदिर से बाहर निकल जाती हैं और कैब बुक करती हैं और वापस घर आ जाती हैं। बानी और जिया घर आकर अपने अपने काम करती है। जिया किचन में जाकर ब्रेकफास्ट बनाती है और बानी रेडी होने के लिए चली जाती है। उसे आज अपने क्रू मेंबर्स से मिलने जाना था, इसलिए वो जल्दी ही रेडी होकर बाहर आती है और बानी ने एक बहुत ही सुंदर ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें बानी बहुत सुंदर लग रही थी। जैसे ही बानी रूम से बाहर आती है, वो देखती है जिया डाइनिंग टेबल पर बैठी है और उसने ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है। बानी भी जिया को ज्वाइन करती है और दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट करके बाहर निकल जाती हैं। दोनों सुबह 10 बजे स्टार एंटरटेनमेंट पहुंच जाती है। स्टार एंटरटेनमेंट कंपनी एक जानी मानी कंपनी थी। बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटीज़ इसी कंपनी के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन बानी का गोल स्टार एंटरटेनमेंट कंपनी छोड़कर सनशाइन एंटरटेनमेंट कंपनी ज्वाइन करने का था। ऐसा क्यों था, ये तो आपको आगे कहानी में पता चल ही जाएगा। बानी अपना काम ख़त्म करके वहाँ से कैफ़े एलिगेंस के लिए निकल जाती है। जिया की कंपनी में मीटिंग थी, इसलिए वो बानी के साथ नहीं गई। ये कैफ़े शहर के जाने माने कैफ़ेज़ में से एक था। इसी कैफ़े में प्राइवेट रूम्स भी थे। उन्हीं में से एक प्राइवेट रूम में क्रू मेंबर्स की मीटिंग अरेंज की गई थी। बानी 12 बजे कैफ़े पहुंच जाती है और रूम में जाने लगती है। तभी बानी एक लड़की से टकरा जाती है और बानी बिना देखे सॉरी कहती है। तभी उसे उस लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, जो उससे कह रही थी, अंधी हो क्या, देखकर नहीं चल सकती। बानी उस लड़की की तरफ देखती है और कहती है, रिया तुम। रिया बानी की तरफ देखती है और कहती है, ओह तो ये तुम हो बानी। और बानी को नीचे से ऊपर तक देखती है। उसे बानी से बहुत जलन होती थी, क्योंकि बानी हल्के से मेकअप में भी बहुत सुंदर दिख रही थी। चलिए पहले मैं आपको रिया के बारे में बताती हूँ। रिया सिन्हा माही की तरह ही स्टार एंटरटेनमेंट की एक एक्ट्रेस थी, जिसने कंपनी को ज्वाइन तो बानी के साथ ही किया था, लेकिन अपने फैमिली बैकग्राउंड और फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से आज काफ़ी फेमस एक्ट्रेस बन गई थी। रिया ने इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए और बहुत कुछ किया था। रिया बानी से बहुत जलती थी। इसका एक सबसे बड़ा कारण था बानी की खूबसूरती। जब बानी देखती है कि रिया कैसे उसे घूर कर देख रही है, तो बानी कहती है, सॉरी वो मैं थोड़ा जल्दी में थी। बानी ने अभी इतना ही कहा था कि रिया कहती है, ओ प्लीज़ बानी, ज़्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो। और एक मिनट, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जहाँ तक मुझे याद है, ये होटल तो तुम्हारी औकात से बाहर है, राइट? कहीं तुम यहाँ पार्ट टाइम जॉब के लिए तो नहीं आई हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। आखिर हम सेम कंपनी से हैं, तो मैं तुम्हारी इतनी हेल्प तो कर ही सकती हूँ। बानी को रिया की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। रिया बानी का चेहरा देखकर एक स्माइल के साथ फिर कहती है, क्या हुआ बानी, शर्माओ मत, तुम मुझसे कह सकती हो हेल्प के लिए। बानी बिना कुछ कहे वहाँ से आगे चली जाती है। रिया और उसकी मैनेजर उसकी ये हालत देखकर हंसने लगती है। बानी की आंखों में नमी आ गई थी, पर वो खुद को काबू करती है और रूम के अंदर चली जाती है। बानी देखती है सब लोग बैठकर बातें कर रहे हैं। बानी सबको हेलो कहती है और उन्हें ज्वाइन कर लेती है। डायरेक्टर सबको एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराते हैं और फिर शो को लेकर कुछ इम्पॉर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं। अभी बानी बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। बानी कभी भी किसी के सामने
कुछ जाहिर नहीं होने देती थी। उसे अपना दर्द छुपाना बहुत अच्छे से आता था। सभी लोग एक दूसरे से बातें करते हैं। सबको बानी का नेचर बहुत पसंद आता है, लेकिन आप सबको पता ही है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हर तरह के लोग होते हैं। ज़्यादातर लोग जैसे दिखते हैं या खुद को दिखाने की कोशिश करते हैं, असल में वो वैसे बिल्कुल नहीं होते। ऐसे ही कुछ लोग इन क्रू मेंबर्स में भी थे। मीटिंग ख़त्म होने के बाद सब लंच करके एक दूसरे को बाय बोलकर चले जाते हैं। शो की शूटिंग नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने वाली थी। बानी बाहर निकलकर जिया को फ़ोन करती है और पूछती है, क्या तुम्हारी मीटिंग हो गई है? दूसरी तरफ से जिया कहती है, बानी तुम घर चली जाओ, मैं शाम तक आ जाऊंगी, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। ठीक है कहकर बानी फ़ोन काट देती है। वहीं दूसरी तरफ वंश और माही भी सभी लोगों से विदा लेकर बाहर निकल जाते हैं और वंश माही से कहता है, दी आप घर जाओ, मुझे कुछ काम है तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ और आप मेरा वेट मत करना, डिनर करके सो जाना। वंश की बात सुनकर माही कहती है, ठीक है भैया, आप जाओ और अपना ध्यान रखना। इतना कहकर माही दूसरी गाड़ी में कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ घर चली जाती है। माही के जाते ही वंश का चेहरा कठोर हो जाता है। ये वो वंश नहीं था जो सबके साथ हंसी मजाक कर रहा था। ये वंश की दूसरी साइड है, डेविल साइड। वंश गाड़ी में बैठ जाता है और ड्राइवर को ऑफिस चलने का इशारा करता है। वंश की कार्स का काफिला फिर से सड़कों पर दौड़ने लगता है। वंश कार में बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी वंश का फ़ोन रिंग करता है। वो फ़ोन को एक नज़र देखता है और फ़ोन पिक करता है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, गुड आफ्टरनून सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। सर क्या आप टाइम निकाल कर विला आ सकते हैं? प्रेसिडेंट सर को आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। सर अभी मीटिंग में हैं, उन्होंने कहा मैं आपसे फ़ोन करके पूछ लूँ, क्या आप आ रहे हैं? वंश कहता है, ठीक है, विवान को कहना मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर वंश फ़ोन काट देता है और दूसरी तरफ जिसने वंश से बात की थी वो और कोई नहीं, विवान का असिस्टेंट रोहित सिंह है। रोहित एक चैन की सांस लेता है और विवान को इन्फॉर्म करता है कि वंश सर आ रहे हैं। चलिए जानते हैं विवान के बारे में। विवान कपूर रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। विवान, वंश और चिराग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। इनकी फैमिलीज़ के रिलेशंस आपस में बहुत अच्छे हैं। तीनों दोस्त से बढ़कर भाई हैं। विवान की उम्र 29 है और वंश और चिराग लगभग एक ही उम्र के हैं, 27 साल। लेकिन तीनों के रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल ही है। बाकी सब चीज़ें आपको आगे पता चल ही जाएंगी। विवान अभी काम के लिए मुंबई आया हुआ है और इसलिए वो वंश को फ़ोन कर आने को कहता है। वंश ड्राइवर को कहता है, गाड़ी विवान के विला की तरफ ले लो। करीब 1 घंटे बाद वंश की कार विवान के घर पहुंचती है। ड्राइवर वंश के लिए दरवाज़ा खोलता है और वंश बाहर आता है। रोहित को पहले ही बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स ने इन्फॉर्म कर दिया था कि वंश सर आ गए हैं, तो रोहित वंश को लेने बाहर आ गया था। वंश को देखकर रोहित कहता है, गुड आफ्टरनून सर। वंश एक नज़र रोहित को देखता है और कुछ नहीं कहता। वंश का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। कोई नहीं जान सकता था कि इस समय वंश के दिमाग में क्या चल रहा है। वंश बॉडीगार्ड्स को बाहर रहने का इशारा करता है और खुद रोहित के साथ अंदर चला जाता है। वंश जैसे ही अंदर आता है, सब उसे गुड आफ्टरनून विश करते हैं, लेकिन वंश कोई जवाब नहीं देता। रोहित उसे बैठने को कहता है और वंश से कहता है, सर आप बैठिए, मैं अभी सर को इन्फॉर्म करता हूँ। वंश कुछ नहीं कहता और रोहित वहाँ से विवान को इन्फॉर्म करने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद कुछ सर्वेंट्स आकर वंश को स्नैक्स सर्व करते हैं। 5 मिनट बाद विवान सीढ़ियों से उतरकर सीधा वंश के पास आता है और उसे गले लगा लेता है और कहता है, तुम तो बिल्कुल भूल ही गए हो यार, ना कोई फ़ोन ना ही मैसेज। रोहित भी उनके साथ वहीं खड़ा था, लेकिन वो एक साइड में था। विवान की बात सुनकर वंश हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, रियली विवान, ये तो मुझे कहना चाहिए था। वेट, आपको क्या लगता है कि वंश का नेचर बहुत अच्छा है? हर कोई यही सोचेगा स्टार्टिंग के एपिसोड सुनकर, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है।
वंश सिर्फ अपने करीबी लोगों के लिए ऐसा है, वरना वो बहुत गुस्सैल और ख़तरनाक है। वंश अपने दोस्तों के लिए दोस्त और दुश्मनों के लिए नर्क का देवता है। हर कोई उससे डरता है। वंश के बहुत से राज हैं जो धीरे धीरे आने वाले एपिसोड में आपके सामने खुलेंगे। तभी विवान कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है तुझसे। वंश विवान के बोलने के अंदाज से समझ गया था कि बात बहुत सीरियस है। वंश विवान से कहता है, क्या हुआ विवान, कोई प्रॉब्लम है? वंश की बात सुनकर विवान कहता है, वंश मैं चाहता हूँ तू मेरी सच पता करने में मदद करे। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे अभी तक कोई क्लू नहीं मिला और मैं अपनी पोजीशन के चलते इसकी छानबीन खुलकर नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता ये बात लीक हो। वंश कहता है, विवान साफ साफ बता बात क्या है। विवान कहता है, वंश कुछ दिन पहले मेरे पास एक लेटर आया था जिसमें कुछ फ़ोटोज़ और एक नोट था, जिसे देखने और पढ़ने से मुझे पता चला कि मेरी बहन अभी भी ज़िंदा है। मैंने अपने लोगों से इस बारे में पता करने को कहा लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। मैंने ये बात मॉम डैड को भी नहीं बताई है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वंश मैं चाहता हूं तुम इस मैटर से डील करो और अपने तरीके से इस बारे में पता करो। अगर ये सच है तो मैं अपनी बहन को जल्दी से जल्दी घर लाना चाहता हूँ। वंश विवान से कहता है, ठीक है विवान, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। तुम वो फ़ोटोज़ मुझे भेज दो, बाकी सब मैं देख लूँगा। लेकिन विवान, ये सब जितना सीधा दिख रहा है उतना सीधा नहीं है। तुम अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दो, ये कोई ट्रैप भी हो सकता है। तुम्हें सावधान रहने की ज़रूरत है। वंश की बात सुनकर विवान कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूँगा। वंश फिर कहता है, ठीक है विवान, अब मैं चलता हूँ, मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, फिर मिलते हैं। विवान कहता है, ठीक है तुम जाओ, अभी कुछ दिन मैं और मुंबई में हूँ, तुम और चिराग एक दिन आ जाना, बहुत दिन हो गए हैं साथ में पार्टी किए। वंश मुस्कुराकर हाँ कहता है और बाहर चला जाता है और गाड़ी में बैठकर ड्राइवर को चलने का इशारा करता है। वंश कुछ सोचता है और नील को फ़ोन करता है। नील 2 रिंग में ही फ़ोन उठा लेता है और कहता है, गुड आफ्टरनून सर। वंश कहता है, नील क्या मैंने जो कहा था वो काम हो गया है? नील कहता है, सर ऑलमोस्ट डन, जैसा आप चाहते हैं कल सुबह तक आपको न्यूज़ मिल जाएगी। वंश कहता है, ओके दैट्स बेटर फॉर यू, और फ़ोन काट देता है। नील फ़ोन को देखता है और खुद से कहता है, सर से बात करना भी ऐसा लगता है जैसे शेर की गुफा में हाथ डालना। नील 2 दिन से सिंगापुर में था। आज नील इंडिया वापस आने वाला है। नील वंश के लिए बहुत ईमानदार और वफादार है, इसलिए वंश नील को हमेशा अपने साथ रखता है। जब नील किसी काम से बाहर जाता है तो वो वंश के काम वहीं से मैनेज करता है। हालांकि और भी बहुत लोग हैं जो वंश का काम कर सकते हैं, लेकिन वंश नील पर बहुत भरोसा करता है। वहीं वंश भी अपनी मंजिल यानी अपने ऑफिस पहुंच गया था। वंश की कंपनी एशिया की नंबर 1 कंपनी थी। वंश के एक नहीं कई सारे बिजनेस थे। वंश खुद को मीडिया से दूर रखता था। कोई भी उसकी फ़ोटो बिना उसकी मर्जी के पब्लिश नहीं कर सकता था। कंपनी पहुंचकर ड्राइवर वंश के लिए कार का दरवाज़ा खोलता है और वंश कार से बाहर निकल जाता है और सीधा अपनी प्राइवेट लिफ्ट से अपने कैबिन में चला जाता है। ये फ्लोर वंश का प्राइवेट फ्लोर था। वंश के फ्लोर पर किसी को यूं ही आने की परमिशन नहीं थी। नील ही वंश के बिना परमिशन के आ जा सकता था। वंश कैबिन में जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और अपने फ़ोन से एक नंबर डायल करता है और सख्त लहजे में कहता है, मैंने तुम्हें कुछ फ़ोटोज़ सेंड की हैं, जितना जल्दी हो सके इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे ला कर दो। इतना कहकर वंश फ़ोन काट देता है और अपने टेबल पर रखी फाइल्स पर एक नज़र डालता है और एक ब्लू कलर की फ़ाइल को पढ़ने लगता है। तभी वंश का इंटरकॉम रिंग करता है और वंश फ़ोन पिक करता है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, गुड आफ्टरनून सर। सर क्लाइंट्स आ गए हैं, वो आपका मीटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। वंश ये सुनकर उस फाइल को लेकर मीटिंग रूम की तरफ जाने लगता है। मीटिंग रूम वंश के फ्लोर से नीचे वाले फ्लोर पर था, इसलिए वंश को अपनी प्राइवेट लिफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। वंश का असिस्टेंट वंश के आने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वंश का असिस्टेंट देखता है वंश आ गया है, वो तुरंत उसे गुड आफ्टरनून विश करता है। वहाँ बैठे सभी लोग वंश को देखकर खड़े हो जाते हैं और उनमें से एक सीनियर वंश से कहता है,
हेलो मिस्टर ओबरॉय, आई एम अखिलेश मिश्रा और ये है मेरी टीम। वंश एक नज़र उन सब की तरफ देखता है और कुछ नहीं कहता और अपने असिस्टेंट को एक नज़र देखता है। वंश का असिस्टेंट उसका इशारा समझ जाता है कि वंश को उनके इंट्रोडक्शन में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वो तुरंत बात को संभालते हुए कहता है, सर चलिए पहले हम मीटिंग स्टार्ट कर लेते हैं, ये सब बातें तो बाद में भी हो जाएंगी। और खुद से कहता है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि सर गुस्से में मीटिंग छोड़कर चले जाएं। असिस्टेंट की बात सुनकर सब लोग बैठ जाते हैं और मीटिंग स्टार्ट करते हैं। 1 घंटे तक मीटिंग चलती है और मीटिंग ख़त्म होने के बाद वंश वापस अपने कैबिन में आ जाता है और लंच करता है। लंच के बाद वंश जैसे ही अपनी दूसरी मीटिंग के लिए निकलने लगता है, उसका फ़ोन बजने लगता है। वंश फ़ोन उठाता है। दूसरी तरफ से उस इंसान ने ऐसा कुछ कहा जिसे सुनकर वंश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने कहा, उठा लो उन्हें, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वंश फ़ोन रख देता है। आखिर क्या कहा था उस इंसान ने वंश से? वंश किसे उठाने को कह रहा था? वंश का असली चेहरा कौन सा है? क्यों बानी कुछ कहने से डरती है? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी इश्क एक इबादत। हाँ जी, तो ये था हमारी कहानी का तीसरा एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को एपिसोड जो है वो कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। बाकी अगर मैं स्टोरी के बारे में कुछ कहूँ तो देखो, अभी जो आने वाले एपिसोड्स है ना, उसमें आप लोगों को भरपूर एक्शन और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मेरी मानना ना, तो आगे के आने वाले एपिसोड्स को बिल्कुल भी मिस मत करना। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को जल्दी से जल्दी इसके एपिसोड्स जो है वो प्रोवाइड कराऊँ, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और मुझे कमेंट करके मैंने जो सवाल पूछे हैं उनके जवाब देने हैं, ठीक है। और आगे भी कहानी में ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा। अगला एपिसोड आप लोगों को कल ही मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय और टेक केयर।